एक डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर वो गार्ड्स को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो अपनी सुरक्षा ढाल को सक्रिय करता है और बॉडी की जांच करता है। डेड बॉडी एक महिला की थी, जिसकी छाती में एक खंजर घुसा हुआ था। तभी लेटो की ढाल को भेदते हुए एक जहर का डार्ट उसके शरीर में घुस जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर यूएह था। जैसे ही हरकोनेन सेना शाही सर्दुकर सैनिकों की सहायता से अपना हमला शुरू करती है, गुर्नी जाग जाता है और जवाबी हमले का नेतृत्व करता है। हरकोनेन सैनिकों और सर्दुकर द्वारा किए गए अचानक हमले की वजह से एट्राइड्स सैनिक जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम रहे और जल्द ही पकड़े गए। यूएह ने लेटो को बताया कि इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि हार्कोनेंस ने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया है। वो पॉल के लिए लेटो की अंगूठी ले लेता है और लेटो के दांतों में एक जहर से भरा दांत लगा देता है और बताता है कि वो इसका इस्तेमाल बैरन को मारने के लिए कर सकता है, लेकिन ये भी याद दिलाता है कि जब वो अपनी सांस छोड़ेगा तो वो उसकी आखिरी सांस होगी। डंकन कई सरदारों को मारता है और पॉल और जेसिका को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चला कि वो पहले ही जा चुके हैं। तब वो एक विमान लेता है और दुश्मनों के कई जहाजों को नष्ट कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जेसिका और पॉल का अपहरण कर लिया गया है और उन्हें एक विमान में लाया जा रहा है। जेसिका का मुंह बंधा हुआ था और वो अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती, इसीलिए वो पॉल को इशारा करके वॉयस का उपयोग करके सैनिकों को वश में करने के लिए कहती है। पॉल अपनी बेने गेसेरिट क्षमताओं में पूरी तरह से कुशल नहीं है, लेकिन वो फिर भी प्रयास करता है और विफल रहता है। सैनिक विमान का दरवाजा खोलते हैं और तय करते हैं कि वो पॉल को बाहर फेंक देंगे। हताश होकर जेसिका पॉल को सही पिच का उपयोग करने के लिए संकेत देती है। ध्यान केंद्रित करते हुए पॉल फिर से वॉयस का उपयोग करता है और इस बार ये काम करता है। पॉल के कहने पर जेसिका का मुंह खोल दिया जाता है और वो अपनी शक्तियों से सैनिकों पर काबू पाती है और उन्हें मार देती है। पॉल और जेसिका दूर से अराकिस की तबाही को देखते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ हैं। यहां तक कि उनके विमान में भी खराबी आ गई है। पॉल को डॉक्टर द्वारा छोड़ी गई एक फ्रेम किट मिलती है और वो रेगिस्तान में एक तंबू स्थापित करके शरण लेते हैं। इसी बीच डॉक्टर यूएह बैरन से मिलता है और मांग करता है कि बैरन सौदे के अनुसार उसकी पत्नी को रिहा कर दे। बैरन ने अपना वादा निभाते हुए कहा कि यूएह अपनी पत्नी से फिर से मिल जाएगा और फिर उसका गला काट दिया। फिर वो लेटो के पास जाता है, जो अब लकवाग्रस्त है और कुछ भी करने में असमर्थ है। बैरन उसे बताता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी पत्नी मर चुके हैं और वो एट्राइड्स का राजवंश मिटा देगा। लेटो कुछ फुसफुसाने लगता है, जिसे सुनने के लिए बैरन अपना सुरक्षा कवच सक्रिय करता है और झुकता है। तभी लेटो जहरीले दांत को दबाकर तोड़ देता है और उस पर जहरीली गैस छोड़ता है, जिससे कमरे में मौजूद सभी सैनिक पल भर में मर जाते हैं। वहीं कुछ बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। रेगिस्तान में पॉल को यूएह के एक नोट के साथ अपने पिता की अंगूठी मिलती है और दोनों समझ जाते हैं कि लेटो अब नहीं रहा। डंकन पॉल और जेसिका को ढूंढने के लिए काइन्स से मिलता है और उससे मदद मांगता है। बैरन के महल में सैनिक लाशें उठाने के लिए आते हैं और उन्हें बैरन जीवित मिलता है, जो गंभीर रूप से घायल था। उसने अपने शरीर की ढाल को पहले ही सक्रिय कर दिया था और हवा में तैरने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण विरोधी सस्पेंसर का उपयोग किया। रेगिस्तान में पॉल खनिज के संपर्क में आ जाता है और उसे छानी दिखाई देती है, जो उसे एक बड़ी लड़ाई दिखाती है, जिसमें पॉल एक महान योद्धा की तरह लड़ रहा है और उसकी आंखें नीली हैं। वो खुद को लाखों लोगों को मारते हुए देखता है। पॉल जो कुछ देखता है उससे भयभीत हो जाता है और अपनी मां और बेने गेसेरिट को दोषी ठहराता है, लेकिन उसकी मां उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि वो महान सम्राट लेटो एट्राइड्स का बेटा है। कुछ देर बाद उन्हें किसी के आगमन के संकेत मिलते हैं और वे तंबू से बाहर निकलते हैं। तभी वहां पर एक विमान उतरता है, जो कि डंकन था। वो पॉल के आगे घुटने टेकता है और उसे लॉर्ड ड्यूक कहकर बुलाता है। वो सभी एक बंद पड़े टेराफॉर्मिंग स्टेशन में आते हैं, जहां वो तूफान से बचे रहेंगे। हालांकि जल्द ही उन्हें सर्दुकर सेना ढूंढ लेती है और उन पर हमला करती है। डंकन ने अपना बलिदान देते हुए दरवाजा बंद कर दिया ताकि पॉल और जेसिका काइन्स के साथ वहां से भाग सके, लेकिन जल्द ही सर्दुकर की सेना उसके सीने में तलवार घोंप देती है। काइन्स पॉल और जेसिका से कहती हैं कि उन्हें वहां से फौरन निकलना होगा, क्योंकि सैनिक दरवाजा तोड़ रहे हैं। वो उन्हें विमान लेकर दक्षिण की ओर जाने के लिए कहती है और फ्रीमैन को ढूंढने के लिए कहती हैं। वो उनके साथ विमान में नहीं जा सकती, क्योंकि विमान में केवल 2 ही सीट है।
इसके बजाय वो एक दूसरे स्टेशन से एक विमान में चढ़ने की योजना बना रही है। पॉल और जेसिका एक विमान में भाग गए, जबकि काइंस ने एक सैंडवॉर्म को बुलाने और उस पर सवार होने के इरादे से एक थंपर स्थापित किया, लेकिन सरदुकर सैनिक उसे घातक रूप से घायल कर देते हैं। इससे पहले कि वो जानलेवा प्रहार कर सकें, काइंस रेत पर लयबद्ध कंपन पैदा करती है, जिससे रेत का एक कीड़ा आता है और उन सबको निगल लेता है। पॉल देखता है कि दुश्मन के 3 विमान उनका पीछा कर रहे हैं और तभी दुश्मन पॉल के विमान पर मिसाइलें दागता है, जिससे बचने के लिए पॉल अपने विमान को तूफान के अंदर ले जाता है, जिससे मिसाइलें अपना लक्ष्य भटक जाती है और हवा में नष्ट हो जाती है। हालांकि तूफान विमान को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इसी बीच हम बैरन को देखते हैं, जिसका इलाज किया जा रहा था। रब्बन उसे बताता है कि उन्होंने जेसिका और पॉल का तूफान में पीछा किया। हवाओं की रफ्तार 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ऐसे तूफान में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। रब्बन बताता है कि उसे यकीन है कि वो मर चुके हैं। बैरन ने खनिज का काम शुरू करने और सभी फ्रीमैन को मारने के आदेश दिया। दूसरी तरफ पॉल और जेसिका रेगिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, हालांकि वो सुरक्षित थे। स्टिल सूट पहनने के बाद दोनों फ्रीमैन को ढूंढने लगते हैं। डंकन के पैरा कॉम्पास का उपयोग करते हुए पॉल सही दिशा का अनुमान लगाता है और दोनों उस दिशा की ओर चलने लगते हैं। हालांकि उनकी हरकतें रेत के कीड़ों को आकर्षित करती हैं और वो पास की एक चट्टान की ओर दौड़ते हैं। रेत का कीड़ा रुकता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो कुछ सेकंड के लिए पॉल को देखता है। तभी एक ठम्पर की आवाज उसे आकर्षित करती है और वो चला जाता है। तभी वो देखते हैं कि वो फ्रीमैन के दल से घिरे हुए हैं। दल में शामिल एक स्टिलगर है, जिसे पॉल जानता है क्योंकि वो उससे मिल चुका है। जेमिस नाम का एक फ्रीमैन जेसिका और पॉल को मारकर उन्हें लूटना चाहता है, लेकिन स्टिलगर कहता है कि कोई भी उन्हें छुएगा भी नहीं। जेसिका कैलाडन लौटने में मदद मांगती है और कहती है कि उन्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा, लेकिन स्टिलगर उनके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी इनाम को व्यर्थ बताकर खारिज कर देता है। स्टिलगर बताता है कि पॉल जवान है और उनके तरीके सीख सकता है, लेकिन जेसिका बहुत बूढ़ी है और उनके साथ नहीं आ सकती। फ्रीमैन तुरंत हमला कर देते हैं, लेकिन जेसिका एक महान योद्धा है। वो स्टिलगर के गले पर चाकू रखकर उसे पकड़ लेती है। स्टिलगर को एहसास होता है कि जेसिका एक बेने गेसेरिट है और वो नरम पड़ जाता है। वो उन दोनों को अपने कबीले में ले जाने का फैसला करता है, लेकिन जेमिस आपत्ति जताता है और जेसिका को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। स्टिलगर का कहना है कि जेमिस एक पुजारी को चुनौती नहीं दे सकता है। तब वो बताता है कि तो उसके बदले कौन लड़ेगा। ये सुनकर पॉल अपनी मां के बदले में लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। चानी, जो कि दल में शामिल थी, उसे पॉल पर दया आती है। उसका मानना है कि वो जेमिस के हाथों मारा जाएगा और वो चाहती है कि पॉल एक सम्मान के साथ मरे। वो उसे अपना क्राइस नाइफ देती है, जो रेत के कीड़ों के दांत से बना एक खंजर है। द्वंद्व युद्ध में पॉल ने जेमिस को पछाड़ दिया। उसने बार बार उसके गले पर चाकू रखा और उससे झुकने की मांग की। स्टिलगर ने उसे सूचित किया कि फरीमेन कभी हार नहीं मानते, सिर्फ मौत ही इकलौता अंजाम है, जबकि जेसिका का कहना है कि पॉल ने पहले कभी किसी को नहीं मारा है। तब न चाहते हुए भी पॉल जेमिस को मार देता है। संतुष्ट होकर स्टिलगर कहता है कि पॉल अब उनमें से एक है, जबकि जेसिका जोर देकर कहती है कि पॉल को इस ग्रह से बाहर निकलने की जरूरत है। हालांकि पॉल इस बात से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि उसके पिता अराकिस में खनिज या धन के लिए नहीं आए थे, बल्कि फ्रीमैन का विश्वास जीतने के लिए आए थे। वो कहता है कि उसका मुकद्दर रेगिस्तान है। अगर फ्रीमैन की इजाजत है तो वो उनके साथ आना चाहता है। जैसे ही समूह रेगिस्तान में चलने लगता है, पॉल और जेसिका एक फ्रीमैन को हुक का उपयोग करके सैंडवर्म की सवारी करते हुए देखते हैं। तब चानी पॉल को बताती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इस तरह के और वीडियोस दिखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और जाते हुए एक लाइक जरूर करते जाना।